राम लखन सिंह यादव महाविद्यालय रांची के बीए राजनीति विज्ञान विभाग के सेमेस्टर 3 के विद्यार्थियों के साथ आज मैं डॉक्टर ज्योति डुंगडुंग उनके कोर पेपर 7 के चैप्टर 2 प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत या प्लेटोस थ्योरी ऑफ एजुकेशन के बारे में चर्चा करूंगी। तो प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत को जानने से पहले हम प्लेटो के एकेडमिक या शिक्षण संस्था के बारे थोड़ा जान लेते हैं। प्लेटो के गुरु सुकरात की मृत्यु के बाद प्लेटो एथेंस की लोकतांत्रिक व्यवस्था का विरोधी होने के कारण उनके जीवन को खतरा होने लगा। तब उन्होंने एथेंस छोड़ के कई देशों का भ्रमण किया, कभी मिस्र, कभी इटली तो कभी सिसिली जैसे देशों में वे भटकते रहे। अंततः वे एथेंस जब लौटे तो उनके मित्रों ने उन्हें एक मनोरंजन स्थल भेंट किया और उस मनोरंजन स्थल पर प्लेटो ने एकेडमिक की स्थापना की, जो अगले 100 वर्षों में यूनान में उच्च शिक्षा और बौद्धिक अध्ययन का केंद्र बना। एकेडमिक में पढ़ाए जाने वाले मुख्य विषय थे गणित, विकसित रेखा गणित, खगोल शास्त्र, संगीत, कानून और दर्शन जैसे विषय। तो इस एकेडमिक को यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय होने का गौरव प्राप्त हुआ और लगभग 900 वर्षों तक यह चला। तो इस तरह प्लेटो ने यूनान में प्लेटो द्वारा स्थापित शिक्षण संस्थान का नाम एकेडमिक था, जिसे हम महाविद्यालय या पाठशाला भी कह सकते हैं। तो अब हम प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत को देखते हैं कि उनके शिक्षा सिद्धांत क्या थे। तो प्लेटो की दृष्टि में न्याय राज का प्राण है। इसका अर्थ है राज के विभिन्न वर्गों द्वारा अपने कर्तव्यों और धर्मों का पालन करना, और यह तभी संभव है जब इन वर्गों अथवा राज के नागरिकों को अपने कर्तव्यों का ज्ञान हो, और कर्तव्यों का यह ज्ञान उचित शिक्षा के द्वारा ही संभव है। इसलिए प्लेटो ने अपनी रिपब्लिक में शिक्षा सिद्धांत पर गंभीर, महत्वपूर्ण और विशद विवेचन किया है। उनकी मान्यता है कि जीवन के मार्ग में आने वाली बाधाओं को शिक्षा द्वारा ही दूर किया जा सकता है। शिक्षा ही वह अभिकरण है जिसके द्वारा व्यक्ति समाज में अपना उचित स्थान पाता है और अपने को उसके अनुसार ढालता है। प्लेटो का विश्वास है कि शिक्षा के द्वारा मनुष्य का स्वभाव सुधारा और बदला जा सकता है। इस तरह शारीरिक शिक्षा के द्वारा मनुष्य में बाहुबल का संचार किया जा सकता है। मानसिक शिक्षा के द्वारा बुद्धि में तीक्ष्णता उत्पन्न की जा सकती है और नैतिक शिक्षा के द्वारा मनुष्य में परोपकार तथा आत्म संयम का संचालन किया जा सकता है। तो इस तरह से प्लेटो शिक्षा के द्वारा विभिन्न वर्गों में राजनीतिक चेतना और कर्तव्य भावना का संचार करना चाहता है और कहता है कि शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य के मस्तिष्क पर छाए हुए अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाकर ज्ञान रूपी ज्योति जलाना है, ताकि सभी वर्गों का कर्तव्य पथ प्रकाशित हो उठे और राज्य में एकता एवं सुव्यवस्था बनी रहे। इस तरह से प्लेटो ने शिक्षा को महत्वपूर्ण माना है व्यक्ति के विकास के लिए। उनका कहना है कि शिक्षा के द्वारा ही मनुष्य का स्वभाव को सुधारा जा सकता है। उनके शारीरिक शिक्षा के द्वारा व्यक्ति बलवान हो सकता है। मानसिक शिक्षा के द्वारा बुद्धि
का विकास किया जा सकता है और मनुष्य के अंदर जो अज्ञान रूपी अंधकार है उसे भी शिक्षा द्वारा ही खत्म किया जा सकता है। तो एथेंस में या प्लेटो के समय में यूनानी नगर राज्यों में किस तरह की शिक्षा पद्धति थी, तो यह हम जानेंगे कि प्लेटो के समय में यूनान नगर राज्यों में दो प्रमुख शिक्षा योजनाएं प्रचलित थी, दो तरह के। पहला था एथेंस की शिक्षा पद्धति और दूसरा था स्पार्टा की शिक्षा पद्धति। तो पहले प्रकार जो एथेंस की शिक्षा पद्धति के बारे में हम जान लेते हैं। एथेंस में शिक्षा पर राज्य का नियंत्रण नहीं था। शिक्षा निजी आधार पर या परिवार द्वारा दिया जाता था। मतलब परिवार में बच्चों को शिक्षा उनके माता पिता द्वारा दी जाती थी और यहाँ शिक्षा यानी एथेंस में शिक्षा व्यवस्था के 3 सोपान थे या 3 तरह के थे। पहला है प्राथमिक शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा को 6 से 14 वर्ष की उम्र तक दी जाती थी, जिसमें साहित्यिक, व्यायाम तथा संगीत की शिक्षा दी जाती थी। और दूसरा जो था एथेंस में माध्यमिक शिक्षा, जो 14 से 18 वर्ष तक की आयु वालों को दी जाती थी, जो बहुत महंगी होती थी। माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को राजनीतिक जीवन का प्रशिक्षण देना होता था। और तीसरी तरह की जो शिक्षा की व्यवस्था थी वह सैनिक शिक्षा थी और यह शिक्षा 18 से 20 वर्ष की उम्र वालों को दी जाती थी और यह सैनिक शिक्षा होती थी। और यही एक शिक्षा थी जो सैनिक शिक्षा, यही शिक्षा सिर्फ राज्य द्वारा दी जाती थी। बाकी शिक्षा उनके परिवार के माता पिता के द्वारा दी जाती थी और शिक्षा व्यक्तिगत आधार पर व्यक्तिगत व्यापार बना हुआ था। इस तरह से एथेंस की शिक्षा पद्धति राज्य द्वारा नहीं बल्कि परिवार या परिवार के सदस्यों या माता पिता के द्वारा बच्चों को दी जाती थी। और एथेंस में 3 तरह के शिक्षा थे। प्राथमिक शिक्षा जो कि 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों को, और माध्यमिक शिक्षा दूसरा जो कि 14 से 18 वर्ष तक की आयु वालों को दी जाती थी, और तीसरा जो था सैनिक शिक्षा जो 18 से 20 वर्ष की उम्र वालों को दी जाती थी। तो दूसरा जो यूनान के जो शिक्षा पद्धति थी वह था स्पार्टा की शिक्षा प्रणाली। तो स्पार्टा में शिक्षा पर राज्य का पूर्ण नियंत्रण था, राज्य द्वारा शिक्षा दी जाती थी। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य स्वस्थ वीर सैनिकों को प्रशिक्षण द्वारा वीर योद्धा बनाना ताकि स्पार्टा की रक्षा कर सके, और महिलाओं को भी पुरुषों के समान ही शिक्षा दी जाती थी। स्पार्टा की शिक्षा पद्धति का प्लेटो के शिक्षा संबंधी विचारों पर गहरा प्रभाव पड़ा है। फिर भी स्पार्टा की शिक्षा व्यवस्था का मुख्य दोष यह था कि वहाँ केवल शारीरिक शिक्षा पर जोर दिया जाता था और मानसिक विकास की पूर्ण अवहेलना की जाती थी। प्लेटो ने अपनी शिक्षा योजना में एथेंस और स्पार्टा की शिक्षा व्यवस्थाओं को मिश्रित किया और उन दोनों के अवगुणों से अपनी योजना को मुक्त रखा। इस तरह प्लेटो को इन दोनों शिक्षा पद्धति, उस समय की यूनान के जो एथेंस की शिक्षा और स्पार्टा की शिक्षा, इन दोनों के शिक्षा पद्धति में कहीं ना कहीं दोष उन्हें लगा। और जहाँ जैसे स्पार्टा की शिक्षा का प्लेटो के विचारों पर प्रभाव पड़ा तो उन अच्छे चीज़ों को उन्होंने ग्रहण किया। अब हम देखते हैं प्लेटो की शिक्षा के उद्देश्य क्या थे। प्लेटो का कहना है कि शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है जो व्यक्ति को समाज के प्रति कर्तव्यों का ज्ञान कराती है।
तो प्लेटो के शिक्षा के मुख्य उद्देश्य थे, पहला, मनुष्य की आत्मा का गुण ज्ञान होने के कारण शिक्षा का उद्देश्य भी ज्ञान प्राप्त करना है। और दूसरा जो उद्देश्य था, शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य को सौंदर्य के प्रति आकर्षित करना है और विशिष्ट कलाओं जैसे संगीत, साहित्य आदि का प्रशिक्षण प्रदान करना शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। तीसरा उद्देश्य था, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, इसलिए शिक्षा का उद्देश्य शरीर और मस्तिष्क दोनों का विकास करना होना चाहिए। चौथा उद्देश्य था, प्लेटो का कहना है कि सदाचार ही ज्ञान है, इसलिए शिक्षा का उद्देश्य केवल सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त करना ही नहीं, बल्कि उस ज्ञान को अपने जीवन में कैसे उतारा जा सके, इसका व्यवहारिक प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाना चाहिए। पांचवा जो उद्देश्य था, शिक्षा का उद्देश्य केवल राजनीतिक ज्ञान प्रदान करना ही नहीं, बल्कि सामाजिक ज्ञान प्रदान करना भी है, जिससे व्यक्ति अपने सामाजिक दायित्वों के प्रति भी जागरूक हो सके। और नेक्स्ट जो उद्देश्य था, नंबर 6, शिक्षा का उद्देश्य संरक्षक वर्ग को तैयार करना। तो संरक्षक वर्ग किसे कहा है? सहायक संरक्षक सैनिक को कहा है और संरक्षक वर्ग दार्शनिक शासक को। तो इन दोनों को प्रशिक्षित करना शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, जिससे आदर्श राज्य का निर्माण हो सके। इस तरह प्लेटो के शिक्षा का मुख्य उद्देश्य थे। अब हम प्लेटो के शिक्षा का पाठ्यक्रम को देख लेते हैं, या कैरिकुलम ऑफ एजुकेशन। प्लेटो ने अपनी शिक्षा योजना को 2 भागों में बांटा है, प्राथमिक या प्रारंभिक शिक्षा पहला, और दूसरा है उच्च शिक्षा। यह विभाजन उन्होंने 2 आधार पर किया है, पहला आयु के आधार पर और दूसरा वर्ग के आधार पर। प्रारंभिक शिक्षा एक ओर तो बाल्य काल से युवावस्था तक के लिए है और दूसरी ओर सैनिक वर्ग के लिए। इसी प्रकार उच्च शिक्षा एक ओर तो युवावस्था से प्रौढ़ अवस्था तक और दूसरी ओर शासक वर्ग के लिए। इसका हम विस्तार से आगे में देखेंगे। तो प्लेटो ने अपनी शिक्षा पद्धति में निम्न तत्वों पर बल दिया। पहला है, शिक्षा राज्य द्वारा दी जानी चाहिए। दूसरा, शिक्षा का उद्देश्य उत्तम नागरिक बनाना एवं उन्हें अपने कार्यों का ज्ञान होना चाहिए। तीसरा है, शिक्षा स्त्री और पुरुष दोनों को समान रूप से दिया जाना चाहिए। और चौथा है, शिक्षा द्वारा योग्य ज्ञानी शासक अर्थात दार्शनिक राजा तैयार किए जाने चाहिए। ये उन्होंने शिक्षा पद्धति में मुख्य रूप से इसे शामिल किया है। फिर आगे देखते हैं प्लेटो की शिक्षा योजना की रूपरेखा, प्रोग्राम ऑफ प्लेटोस एजुकेशनल सिस्टम। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है प्लेटो की शिक्षा योजना में, इसको ध्यान देंगे। पहला है, प्लेटो ने अपनी शिक्षा योजना को 2 भागों में बांटा है। इसमें पहला है प्रारंभिक शिक्षा या एलिमेंट्री एजुकेशन। प्लेटो ने प्रारंभिक शिक्षा को या प्राथमिक शिक्षा को 3 भागों में बांटा है, 3 भागों में। इसमें पहला भाग में है जन्म से लेके 6 वर्ष तक का। पहला भाग में जन्म से लेके 6 वर्ष तक का, इसमें बालक को मुख्य रूप से धार्मिक और नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए। इसमें सरल कहानियों के द्वारा सरल कहानियों से बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए, सिखाया जाना चाहिए, कहानी सुना सुना के। उसके बाद दूसरा भाग है 6 से 18 वर्ष तक, जिसमें शारीरिक और बौद्धिक शिक्षा के साथ ही संगीत तथा व्यायाम पर बल दिया गया है। प्लेटो के लिए संगीत का तात्पर्य केवल गाना बजाना ही नहीं, बल्कि संगीत मानव मस्तिष्क का विकास, मन को स्वस्थ बनाते हैं एवं संगीत से ही मनुष्य वस्तुओं
की प्रशंसा करना सीखता है। इसलिए संगीत को प्लेटो ने महत्वपूर्ण माना है। इसके बाद व्यायाम को भी उन्होंने इस दूसरे भाग में शामिल किया है। उनका कहना है कि केवल शरीर को स्वस्थ या पुष्ट रखने के लिए ही व्यायाम नहीं है। व्यायाम का उद्देश्य ऐसे शरीर का निर्माण करना है जिसमें स्वस्थ और विशुद्ध मन का विकास हो सके एवं जिसमें साहस तथा शौर्य के गुण पनप सके। प्लेटो के लिए व्यायाम का अर्थ केवल शारीरिक कसरत करना ही नहीं, बल्कि शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए उत्तम आहार शास्त्र और चिकित्सा शास्त्र का भी ज्ञान होना चाहिए। व्यक्ति के शारीरिक विकास के लिए उसने सादा भोजन को महत्वपूर्ण माना। आहार तथा शारीरिक व्यायाम के अतिरिक्त वह यह भी आवश्यक समझता है कि शरीर निरोगी रहे ताकि नागरिकों को डॉक्टर की शरण में जाना ना पड़े। तो इस तरह प्लेटो ने दूसरे भाग में संगीत और व्यायाम को महत्वपूर्ण माना है और तीसरे भाग में 18 से 20 वर्ष तक की आयु वालों के लिए व्यवस्था की गई है। तो इस भाग में प्लेटो ने 18 वर्ष तक की प्राथमिक शिक्षा की परीक्षा में शामिल होने की बात कही है। इस तरह 18 से 20 वर्ष की आयु में सैनिक शिक्षा की परीक्षा दी जानी है और इस सैनिक शिक्षा की परीक्षा में यदि छात्र असफल हो जाता है तो वह सैनिक वर्ग में रहेगा और सफल हो जाता है तो अगली श्रेणी की उच्च शिक्षा में प्रवेश पाने योग्य हो जाएगा वो। तो इस तरह से प्लेटो ने 18 से 20 वर्ष की आयु वालों के लिए सैनिक शिक्षा की व्यवस्था की है। अगर वह परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता है तो वह अगले उच्च शिक्षा के लिए जाएगा और अगर अनुत्तीर्ण हो जाता है या असफल हो जाता है तो वह सैनिक वर्ग में ही रहेगा। तो इस तरह से प्लेटो ने प्रारंभिक शिक्षा को 3 भागों में बांटा है। पहला है जन्म से लेकर 6 वर्ष, दूसरा है 6 से 18 वर्ष और तीसरा भाग में 18 से 20 वर्ष के लोगों को रखा है। अब हम प्लेटो के शिक्षा योजना के दूसरे भाग जो कि उच्च शिक्षा या हायर एजुकेशन को देखते हैं। प्लेटो की उच्च शिक्षा में 2 स्तर है। उच्च शिक्षा में 2 स्तर हैं, एक 20 से 30 वर्ष तक शिक्षण और दूसरा है 30 से 35 वर्ष तक का शिक्षण। एक है 20 से 30 और दूसरा है 30 से 35 तक का शिक्षण। यह शिक्षा राज्य का शासक अथवा संरक्षक बनने वालों के लिए है। देश में जो शासन करने वाला या संरक्षक बनने वाले उन लोगों के लिए यह शिक्षा है। तो उच्च शिक्षा में प्लेटो ने गणित, रेखागणित, ज्योतिष, संगीत और दर्शन शास्त्र विषयों को रखा है और गणित को प्रथम स्थान दिया है। प्लेटो के समय में गणित का क्रियात्मक उपयोग युद्धों में किया जाता था। उस समय यह विश्वास किया जाता था कि सेनापति को संख्याओं के उपयोग का ज्ञान होना चाहिए ताकि वह व्यूह रचना कर सके, नहीं तो संख्या का ज्ञान नहीं होने पर वह व्यूह रचना नहीं कर सकेगा। तो इस तरह उच्च शिक्षा का दूसरा विषय रेखा गणित है जो गणित से ही संबंधित है। गणित के ज्ञान के साथ ही रेखा गणित का ज्ञान भी शासकों के लिए अनिवार्य है। गणित और रेखा गणित के साथ ही प्लेटो ज्योतिष और संगीत शास्त्र के ज्ञान को महत्वपूर्ण मानता है और अपनी उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम में इनको भी शामिल किया है। प्लेटो की व्यवस्था के अनुसार 20 से 30 वर्ष की आयु तक उपर्युक्त विषयों जो कि गणित, रेखा गणित, ज्योतिष, संगीत शास्त्र, इन विषयों का अध्ययन करने के उपरांत एक परीक्षा और होगी
जो उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों को 35 वर्ष की आयु तक दर्शन शास्त्र की शिक्षा दी जाएगी। 20 से 30 वर्ष की उम्र के बाद जो परीक्षा होगी इन विषयों की, उसमें अगर वे उत्तीर्ण हो जाते हैं तो 35 वर्ष की आयु तक वे दर्शन शास्त्र की शिक्षा उन्हें दी जाएगी। प्लेटो की शिक्षा का कार्यक्रम 35 वर्ष की आयु में ही समाप्त नहीं होता है। 35 वर्ष उच्च शिक्षा के लिए कहा गया था, लेकिन 35 वर्ष में ही उन्होंने समाप्त नहीं करता है। वह इस शिक्षण को भी अपूर्ण मानता है, क्योंकि इससे विद्यार्थियों को कोरी बौद्धिक शिक्षा ही मिल पाती, सिर्फ बौद्धिक शिक्षा मिल पाती है। उसे संसार का क्रियात्मक, संसार का अनुभव उन्हें नहीं है कि संसार में किस तरह से लोगों का सामना करना, किस तरह से चलना है, ये उन्हें ज्ञान नहीं है। इसलिए प्लेटो अब अगले 15 वर्ष तक दार्शनिकों के लिए संसार की पाठशाला में तूफानी थपेड़े और धक्के खाकर व्यवहारिक शिक्षा प्राप्त करने की व्यवस्था करता है। जब 35 वर्ष पूरे हो जाने के बाद में उन्हें सांसारिक क्रियात्मक का अनुभव कराने के लिए 35 वर्ष के बाद अगले 15 वर्ष के लिए दार्शनिकों के लिए संसार की पाठशाला में उन्हें तूफानी थपेड़े और धक्के खाकर व्यवहारिक शिक्षा प्राप्त करने की व्यवस्था करता है, जिसमें संरक्षक राज के विभिन्न पदों पर सेवा कार्य करते हुए उसके विभिन्न उत्तरदायित्वों को पूर्ण करेगा। इस तरह 50 वर्ष की आयु तक कठोर सैद्धांतिक और व्यवहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद ही संरक्षक लोग प्लेटो के अनुसार शासक बनने के अधिकारी माने जाएंगे। इस तरह से प्लेटो ने 35 वर्ष के बाद 15 वर्ष उन लोगों को संसार के व्यवहारिक ज्ञान के लिए छोड़ देता है, ताकि उस तूफानी थपेड़े में धक्के खाकर, संसार में तरह तरह के धक्के खाकर सामना करते हुए वे जब आगे आएंगे वही दार्शनिक शासक या अधिकारी बनने के योग्य होंगे। प्लेटो का यह भी कहना है कि 50 वर्ष के पश्चात भी उन्हें स्वाध्याय करते रहना चाहिए। तो इस तरह प्लेटो उच्च शिक्षा में 20 से 30 वर्ष, पहला भाग में 20 से 30 वर्ष और दूसरा भाग में 30 से 35 वर्ष मानता है, लेकिन 35 वर्ष के बाद भी वह आगे 15 वर्ष तक उन लोगों को संसार का क्रियात्मक अनुभव कराने के लिए या उन्हें व्यवहारिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए छोड़ देता है। और इस व्यवहारिक शिक्षा में जो सफल होता है या धक्के खाकर मुश्किलों का सामना करते हुए जो निकल आता है, वही व्यक्ति संरक्षक या तो शासक बनने के योग्य होता है। इस तरह प्लेटो एक विशेष शिक्षा पद्धति के माध्यम से ऐसे दार्शनिक शासकों का निर्माण करना चाहता है जो निस्वार्थ भाव से लोक कल्याण, लोगों के हित और राज का संचालन करने योग्य हो, उसे आदर्श रूप प्रदान कर सके, उस राज को वह आदर्श रूप प्रदान कर सके निस्वार्थ भाव से और लोगों का कल्याण समझ के।